हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जैसे हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपके सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर को यहाँ पे यानी कि आपका जो 5.1 है इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज उसमें हम क्लासिफाई करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से क्लियर है फॉर्मल, आपके लेमन टर्म्स में हम बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ ना कुछ आपको फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी होती है। आप एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ लोगों के साथ आते हैं, तो सेम में आपके पास ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपके मैनेजर्स ने ले डाउन की है। यहाँ पे आपका जो भी म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा आपके एम्प्लॉयज के साथ, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड होगा टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस। अब दो वर्ड आपके सामने नए आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन है, आपके पास एक जिम्मेदारी है जो आपको दी जाएगी और वो आपको पूरी करनी होती है। और अथॉरिटी की जब हम बात करेंगे तो वो पावर है आपके डिसीजंस लेने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आपके पास पर्टिकुलर एक एक्स नंबर ऑफ समोसास चाहिए, तो वो तो हो गई एक ऑब्लिगेशन, और उन समोसा को खरीदने के लिए यू विल नीड मनी, दैट इज अथॉरिटी। तो आपके पास ये तो मीनिंग हुआ आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि जहाँ पे आपकी अथॉरिटी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एम्प्लॉयज की म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो आपकी प्री डिफाइंड है। आपके मैनेजर्स ने एक पर्टिकुलर पर्पस अचीव करने के लिए वो सारी चीजें पहले से डिफाइन की हैं। अब क्या फीचर्स आते हैं आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। जितने भी आपके एम्प्लॉयज काम करेंगे आपके ऑफिस में, उन सभी के बीच में उनका रोल्स, उनकी अथॉरिटी, उनके रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होंगे। आपके पास किसी का भी रोल, किसी का भी जुरिडिक्शन एरिया जो है वो क्योज में नहीं होगा, कंफ्यूजन में नहीं रहता है। यहाँ पे जितने भी सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट है रूल्स एंड प्रोसीजर्स। आपके पास आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है आपके रूल्स एंड आपके रेगुलेशंस के ऊपर, जो कि आपके मैनेजर्स ने प्लानिंग करते वक्त पहले से ही आपके डिफाइन कर दिए थे कि क्या क्या पर्टिकुलर रूल्स हैं, क्या क्या पर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, हमने सबसे पहला पॉइंट यही स्टडी किया था कि बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ही आपके पास डिवीजन ऑफ वर्क है। जब हम काम को बांटते हैं तो ही आपके पास आपके सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का आपका एक स्ट्रक्चर अराइज होता है। अगर आप काम को डिफाइन ही नहीं करोगे कि कौन सा पर्टिकुलर काम किस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू होना है, तो वहां पे आपके पास कोई भी सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की बात अराइज ही नहीं होगी। नेक्स्ट आता है डेलिबरेटली क्रिएटेड। आपके पास आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका डेलिबरेटली क्रिएटेड होता है, सोच समझ करके कॉन्शियस माइंड के साथ एफर्ट्स डालने के बाद आपका क्रिएट किया जाता है। आपके पास ये नेचुरली नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर एफर्ट्स डाले हुए होते हैं। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कौन आपका सीनियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसका किस तरीके से कनेक्शन बनाया जाएगा, कौन किसके डिपार्टमेंट में काम करेगा, वो सारी चीजें आपने डेलिबरेटली क्रिएट की होती हैं। नेक्स्ट इम्पर्सनल। यहाँ पे आपकी पर्सनल फीलिंग्स का कोई स्पेस नहीं होता, ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं काम कर रहे होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं, जहाँ पे एक इंडिविजुअल को कंसीडर ना कर करके, उसकी फीलिंग्स को कंसीडर ना करके आप प्रैक्टिकली काम करते हैं आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है स्टेबल। देखिए, जब कहीं पे भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हो, आपका वर्किंग एरिया डिफाइंड है, आपकी लिमिट्स ध्यान आपकी पूरे प्रॉपरली बताई गई हैं, आपका लिमिटिंग एरिया डिफाइन कर दिया गया है, आपकी अथॉरिटी डिफाइन कर दी गई है, तो वहाँ पे र्यूमर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, प्लस कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। और जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है आपकी चीज़ों में। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। आप सपोज कीजिए मैं अगर प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो मुझे प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर के डिपार्टमेंट में यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्वालिटी में किसी भी तरीके की कमी आती है तो सबसे पहले मेरे सर पे डंडा आएगा। तो आपके पास सबसे पहला एडवांटेज ही क्या है कि इजी टू फिक्स, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आप फिक्स कर सकते हो। तो जो भी मेरे सीनियर होंगे वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या रीजन रहा जिसके कारण प्रोडक्शन में कमी आई है, उसकी क्वालिटी खराब हुई है। आई विल बी आंसरेबल टू माई
सीनियर्स। तो यहाँ पे जब रोल्स डिफाइंड है तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कमी किस पर्टिकुलर पर्सन के कारण नहीं है या किस पर्टिकुलर पर्सन की केयरलेसनेस के कारण वो आपका लॉस हुआ था। नेक्स्ट, नो रिपीटिशन। आपके पास जब रोल्स डिफाइंड है तो कोई भी काम आपका रिपीट नहीं होता। प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज का काम परचेजिंग डिपार्टमेंट में ही होता है। आपके पास रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के काम डिवाइडेड हैं और वो आपके क्योज या कंफ्यूजन में नहीं होते हैं और उनके कारण रिपीटिशन भी यहाँ पे नहीं होता है। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि मार्केटिंग का काम परचेज में भी हो रहा है, परचेज का काम मार्केटिंग में भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। आपने मेरे साथ सेकेंड यूनिट में ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि आपका जो एक सबऑर्डिनेट है वो एक टाइम पे एक ही आपके सीनियर से कमांड लेगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो करना आपके बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपके पास जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक टाइम पे आपके एक ही सीनियर से कमांड ले रहे होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर से कमांड्स रिसीव करेंगे, उनको मार्केटिंग मैनेजर वाला आकर के कमांड नहीं देगा। इजी टू गेट गोल्स। जब रोल्स डिफाइंड है, अथॉरिटी डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, आपका एरिया डिफाइंड है और पर्टिकुलरली आपका टारगेट जो है वो आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ ही है, तो आप आपके जो गोल्स हैं उनको इजीली अचीव कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमने जैसा कि यहाँ पे पढ़ा था फीचर्स में, वही सेम पॉइंट यहाँ पे है, स्टेबिलिटी होती है क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होता है आपके रूल्स में। अब वो बोलते हैं ना, एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस। तो अगर आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी काम करती है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले कमी क्या आती है? डिले इन वर्क्स। आपको स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर अथॉरिटी रिलेशनशिप फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके चलते आपको वो फाइल्स बार बार पास ऑन करनी पड़ेगी, परमिशन सीख करनी पड़ेगी आपके हर सीनियर की, और उसके चलते आपके पास आपके काम में क्या हो जाएगा? आपका डिले इन वर्क। आपके पास आपके सारे के सारे काम स्मूथली रन नहीं होते हैं, यहाँ पे परमिशन सीख करते करते आपको बहुत देरी हो जाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव। सारी चीजें प्री डिफाइंड है, सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस भी आते हैं तो वो एंटरटेन नहीं किए जाते हैं, और वो इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया था एक सजेशन देने का, वो सजेशन भी आपके पास आपका नहीं हो पाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी इसकी कमी है कि यहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है। आपके किसी भी सजेशन को कोई भी आपके कभी भी आपके सजेशन को रिगार्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, मैकेनाइजेशन इन रिलेशनशिप। क्योंकि फीलिंग्स का कोई ध्यान नहीं है तो जो रिलेशंस हैं वो मशीन की तरह बने चले जाते हैं। पावर ऑन बटन कीजिए, काम होना शुरू हो जाएगा, पावर ऑफ बटन कीजिए और आपका काम खत्म। यहाँ पे ऑफिसेज में यू आर नॉट अलाउड टू बी इनफॉर्मल, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक ऑन योर पर्सनल टॉपिक्स विद एनीवन। सो वो अभी हम फॉर्मल में बात करें, वी विल गो फॉर इनफॉर्मल, तो वहाँ पे भी बताएंगे कि किस तरीके से ग्रुपिंग्स होती हैं। बट जब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मशीन की तरह ह्यूमन बन जाता है। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस। अब किस तरीके के आपके इनफॉर्मल में रहेगा वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।